ये ज़रूरी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड ही होगा, बल्कि कभी कभार हम प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी हम ये भी बोल सकते हैं एटीएम पर सेकंड। तो जब भी हमें किसी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में प्रेशर को कंसंट्रेशन में तब्दील करना हो या कंसंट्रेशन को प्रेशर के रेस्पेक्ट में तब्दील करना हो, तो उसके लिए हम फिर कहाँ चले। ये आपको समझ आ गया एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। जो एक ही स्टेप में होगा उसी को मतलब सिंपल रिएक्शन, जो मोर देन वन स्टेप में होगा उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैंने आपको बताया सिंपल रिएक्शन को देखने से ये पता नहीं चलता है कि वेदर इट इज अ सिंपल रिएक्शन और इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बल्कि उसका मैकेनिज्म जब पता होगा या कोई दूसरा प्रूफ जब तक नहीं होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो हम स्लोवेस्ट स्टेप के पास जाते हैं, और स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उस रिएक्शन का, तो उसी का हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और उसी स्टेप में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रेट हम देख सकते हैं, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस हो चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्योंकि अगर आपको सपोज आपको किसी क्वेश्चन में दिया होगा ये कंसंट्रेशन के लिहाज से चेंज हो रहा है, अब आप बताओ कि प्रेशर के लिहाज से इसमें कितनी तब्दीली आती है। तो आपको पता है एक रिलेशन है हमारे पास, आप देखते हो रिलेशनशिप बिटवीन, अगर आपको बताया जाएगा रिलेशनशिप ये कभी पूछा जाता है बिटवीन चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्सेस चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है, ये कंसंट्रेशन ये है प्रेशर, तो ये आपको याद रखना है। आपको पता है जो गैस होता है उसके लिए इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैसियस रिएक्शंस क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। ये आपको पता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। P किसके बराबर आ जाएगा, N/V RT, शाबाश। तो N/V अभी मैंने बताया वो क्या होता है, शाबाश, वही तो कंसंट्रेशन होता है। वो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू CRT। तो अब आप देख सकते हो, अगर आप इसका भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ क्या बन जाएगा, dP/dt इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि R और T कांस्टेंट है, क्या बन जाएगा, dC/dt, शाबाश, RT। तो आप उस टाइम अगर आपको dC/dt के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो इसको यहाँ पे ले जाना है, तो ये बन जाएगा। अगर आपको dP/d तो ये इस हिसाब से करना है, तो R क्या होता है, ये तो गैस कांस्टेंट होता है, इसका 8.314 जूल पर मोल फॉर केल्विन का वैल्यू होता है। अलग अलग यूनिट्स में इसका अलग अलग वैल्यू होता है, कैलोरीज में अलग होता है, तो इसका अलग अलग वैल्यू आता है। तो सिंपली आप इसको 1/12 भी लिख सकते हो। तो ये था यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलेशनशिप इसके बारे में, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले कौन आ गया, शाबाश, गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग एंड वागे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एलिमेंट्री रिएक्शंस थी, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए उन्होंने समझाया कि किस तरह समझाने की कोशिश की, हाइपोथेटिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया गुलबर्ग एंड वागे ने, in order to study the effect of concentration on the rate of reaction। तो गुलबर्ग एंड वागे उन्होंने एक लॉ दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। और आप ये याद रखिएगा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड खाली किन के लिए है, वैलिड फॉर only elementary reaction। now you know that elementary reactions क्या होती है, तो ये उन्हीं के लिए अप्लाई किया उसने। और गुलबर्ग और वागे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या समझाया कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन वैरी होती है अपॉन चेंजिंग द कंसंट्रेशन। तो इसने क्या बताया
इसने बताया फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था उनका, उसकी कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं थी। तो उन्होंने क्या बताया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बताया उन्होंने, द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional क्योंकि रिएक्शन सपोज दो किस्म के होते हैं, सपोज ए गिव्स बी, इस वक्त रिएक्टेंट एक ही है, कभी कभार ए प्लस बी गिव्स क्या सी, इस वक्त रिएक्टेंट दो है। तो इसके लिए इसने क्या बताया और इसके लिए इसने क्या बताया, पहले इस वाली रिएक्शन के लिए मैं समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the active masses of reactants। ये आपको याद रखना। किस वाली रिएक्शन के लिए मैंने समझा, इस वाली रिएक्शन के लिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा भूल गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स raised to power their stoichiometric coefficient। ये है यहाँ पे, शाबाश, reactants raised to power their stoichiometric coefficient। अगर ये वाली रिएक्शन होगी तब जाके क्या लिखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। दैट मीन्स अगर पहले इस वाले के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसी तरह अब अगर इसके लिए लिखेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास of A into product of active masses of reactants, active mass of B, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो इसके हिसाब से अब आपको यहाँ पे समझना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये चीजें समझना है आपको अच्छी तरीके से। सपोज मैं समझाऊंगा अब यहाँ पे, तो for a reaction having more than one reactant, the rate law is like that. The rate of reaction for that reaction in which there are more than one reactant is like that. According to this law, the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactants raised to power their stoichiometric coefficients। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये क्या, रेट इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लिखेंगे के, अगर उसका लिखेंगे पहली वाली का तो क्या आ जाएगा, शाबाश, ए। तो अगर दूसरी वाली का लिखेंगे रेट के ए बी, इसका पावर क्या है 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिखना है। तो ये है, जब 1 होता है तो तब जाके हम नहीं लिखते, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो के ए, तो यहाँ पे लिख सकते हो के ए बी, क्योंकि जब 1 होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। अब सवाल है कि एक्टिव मास क्या होता है। जो एक्टिव मास होता है उसको अपने मास से कोई लेना देना नहीं होता है। एक्टिव मास अब आपको यहाँ पे समझना है कि एक्टिव मास क्या होता है, क्योंकि मैंने टर्म के इस्तेमाल यहाँ पे एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट,
इनटू मोलर कंसंट्रेशन। क्योंकि अगर आपको याद होगा, आपने सुना होगा, किसी ने आपको बताया भी होगा कि एक्टिव मास एक्चुअली क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। मगर याद रखिएगा, एक्चुअली एक्टिव मास किसके बराबर होता है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट इनटू मोलर मास। और सवाल है अब एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आपको ये समझना है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है, सपोज क्योंकि हमारे पास रिएक्शंस कितने किस्म के होते हैं, शाबाश, 2 किस्म के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और आपको पता है एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, डेल्टा एच क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, शाबाश, पॉजिटिव, ये आपको पता ही है। और आपको ये भी पता है डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, शाबाश, प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सपोज अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूंगा तो वहां पे क्या होगा, HP क्या होगा, ग्रेटर देन HR, ये आपको पता ही है। और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, HP लेस देन होती है HR। तो सवाल है, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डालूंगा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एनर्जी। सपोज A+B वाली रिएक्शन के लिए मैं लिखूंगा A+B = C। यहाँ पे A+B इनकी कुछ अपनी एनर्जी है, मगर इनको कहाँ जाना है, शाबाश, इनको इस C में तब्दील होना है। क्योंकि हर रिएक्शन के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जिसको हम एनर्जी बैरियर भी बोलते हैं, या इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं,